हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, फलस्तीन के परमानेंट यूएन मेंबरशिप को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली फलस्तीन को एक और बड़ा धक्का दिया गया है, लेकिन इस बार ना गाजा में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस में ये दिया गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिसेंटली यूएन में फलस्तीन के परमानेंट मेंबरशिप के क्वेश्चन को लेकर एक बैठक बुलाकर वोटिंग किया था कि जी फलस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेटस से एक प्रॉपर यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए या नहीं। इस रेजोल्यूशन के दौरान सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स मौजूद थे, इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। 70% यूएन मेंबर्स यहां पर फलस्तीन को एक मेंबर बनाना चाहते थे, लेकिन एट द एंड यहां पर ना यूएसए ने अपनी वीटो की छड़ी चलाकर रेजोल्यूशन को पास होने नहीं दिया था। यहां रिजेक्ट कर दिया गया था। यहां तक कि रेजोल्यूशन फेल होने के बाद यूरोप यूनियन के माल्टा की एम्बेसडर जो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी संभाल रही थी, इन्होंने फलस्तीन के एम्बेसडर की स्पीच सुनकर ना रो दिया था। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो वीडियो क्लिप को देखें। लम यफ्क़िद शअबना अल-फ़लस्तीनी इंसानियतहु फशअबना अल-फ़लस्तीनी अलआन यबहथ अन बक़ाया अल-हया वलन तजिदू मन हुवा अक्सर तौक़न लिअयश अल-हया अल-आदिया कशअबना फ़ी गज़्ज़ा गज़्ज़ा अल-इज़्ज़ा गज़्ज़ा अल-अज़ीमा बल अन्ना। ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, रोने को रोक रही थी। شعبنا الفلسطيني كافة في كل أماكن تواجده يريد الحياة ويتشبث بها كسائر شعوب الأرض. شعب يتوق للحرية والحياة الكريمة والعيش بسلام. شعبنا الفلسطيني لن يختفي ولن يندثر ولم يكن يوما फाइदन अनिल हाजा इम्मा अन तुनसिफूह। और फिलिस्तीन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इमोशन और दुख भरा दिन था गाइस। मैं आपको यूएन की हिपोक्रेसी समझाता हूँ, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो या फिर कश्मीर का मामला हो। आप इन दोनों में ना एक चीज कॉमन देखोगे, आप लोग न्यूट्रल होकर समझना। ओटोमन एम्पायर टूटने के बाद अंग्रेजों ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया था और दुनिया गवाह है, अंग्रेज जहां जहां जाते हैं वहां वहां इन्होंने कॉलोनीज बनाई, गुलाम बनाए, एक्सप्लॉयटेशन किया। इंडिया से कई सारे कीमती चीजें इंग्लैंड लेकर गए, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देशों को लूटकर इंग्लैंड लेकर गया। आज से करीब 80 साल पहले फलस्तीन अपने आप में ना ओटोमन एम्पायर का एक स्टेट हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था, जो मेजॉरिटी में आपको वहां पर फलस्तीनियंस ही देखने को मिलेंगे जो जनरेशन से यहाँ पर रह रही थी। यहाँ पर ज्यूइश नहीं हुआ करते थे, लेकिन ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद ना यहाँ पर अंग्रेज आकर कंट्रोल ले लेते हैं और बाद में यहाँ पर अंग्रेजों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में फलस्तीन के 2 टुकड़े कर एक इजराइल कंट्री बनाया था और जो ओटोमन एम्पायर का स्टेट था फलस्तीन, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था बिना फलस्तीनियन से पूछे करे। यहाँ पर अंग्रेजों ने एक इजरायली स्टेट बना दिया था और लाखों फलस्तीनियंस को अपने घर जबरदस्ती छोड़ने पड़े थे। याद रहे, फिलिस्तीन अपने आप को एक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश करा था, अपने एग्जिस्टेंस के लिए आवाज उठाया था, इंसाफ के लिए लड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं दिया, इनको इग्नोर ही कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले फुल फलस्तीन मैप कुछ ऐसा दिखता था, बाद में इजराइल को बनाने के बाद यूएन ने कुछ ऐसा पार्टीशन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अंग्रेजों ने यूएन के साथ मिलकर इस तरह से फिलिस्तीन इजराइल के बॉर्डर्स को सेट किए कि आगे चलकर यहाँ पर अल्टीमेटली लड़ाई होनी ही थी। फ्यूचर में यहाँ पर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही थी। ये सोची समझी प्लानिंग थी। इसमें आप साफ देख सकते हैं पार्टीशन जो किया गया था ना, इसमें वाइट जो एरिया है वो इजराइल का है और ग्रीन फलस्तीन का है। यहाँ पर पार्टीशन होना तो ऐसा चाहिए था कि आधा हिस्सा इजराइल को जाएगा, आधा फिलिस्तीन को जाएगा। आप इस मैप को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो पार्टीशन हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है, जिसमें नॉर्थ में 2 इजराइल के पार्ट्स आपको फिलिस्तीन के बीच में देखने को मिलेंगे, नीचे मिडिल में 2 फिलिस्तीन बॉर्डर्स आपको इजराइल के बीच में देखने को मिलेंगे। एक सर्कल था फिलिस्तीन का, वो भी इजराइल ने कब्जा कर अपने अंदर कर लिया आगे चलकर। इतना वीक मैप यूएन जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो यहाँ पर ना कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मैप इसका बहुत बड़ा सबूत है कि यहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। अब सेम चीजों को इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के केस में कश्मीर इशू को लेकर किया था। इंडिया को कश्मीर इशू को यूएन में लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। मैं आगे बोलूंगा इसके बारे में, वो क्यों।
अब मैं यूएन की हिपोक्रेसी बताता हूँ। यूएन ने फिलिस्तीन को डिवाइड किया था ना, यहाँ पर यूएन द्वारा इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया था और फिलिस्तीन जिसमें से इजराइल निकला था उस फिलिस्तीन को ही यूएन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑब्वियसली ये तो उल्टा ही बात हो गई ना, क्योंकि जो फलस्तीन ऑलरेडी मौजूद था वहां से इजराइल निकला, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिलिस्तीन को यहाँ पर नहीं किया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी अरब ये बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे इसलिए होल्ड पर रख दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों बॉर्डर्स बाद में भी सेट किए जाते हैं, बट सबसे पहले स्टेट तो यहाँ पर डिक्लेयर तो किया जाता है ना, यहाँ पर कंट्रीज के नाम तो डिक्लेयर किए जाते हैं ना। यूएन को तो ये कहना चाहिए कि हमारे नजर में फिलिस्तीन इजराइल दोनों स्टेट है, दोनों कंट्री से। अब मेरा सवाल ये है कि इजराइल को एज अ कंट्री यूएन में परमानेंट सीट मिल जाती है, लेकिन फिलिस्तीन को एज ऑफ अप्रैल 2024 यूएन में 193 देशों में से 140 देश एज अ कंट्री एज अ फिलिस्तीन स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन फलस्तीन को यूएन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिलती? यूएन के कंट्रीज के हिसाब से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों कंट्रीज है और मेजॉरिटी कंट्रीज यूएन में चाहती है कि फिलिस्तीन यूएन में एक परमानेंट मेंबर बने। ये एक सवाल हो गया। आगे मैं दूसरा सवाल करता हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल के 12 मेंबर्स ने फिलिस्तीन के शामिल होने का वोट दिया था, 2 मेंबर्स ने एब्सटेंशन किया था, वो है ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड, उन्होंने वोट नहीं किया। और एक अकेला सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस फिलिस्तीन के परमानेंट मेंबर रेजोल्यूशन को वीटो कर रिजेक्ट ही कर दिया। इस तरह से यूएन काम करता है, ये कड़वी सच्चाई है। जो काम सही होना चाहिए वो काम होने नहीं देता है। यूएन में बस पार्शियलिटी चल रही है, भले ही मेजॉरिटी लोग कुछ भी कहे, मेजॉरिटी कंट्रीज उस रेजोल्यूशन के फेवर में क्यों ना वोट करे, एट द एंड यहाँ पर डिपेंड अपॉन द टॉपिक्स अकेले कंट्री का ही यहाँ पर मोनोपोली चलता है। इनकी पार्शियलिटी देखने को मिलती है। आज के टाइम यूनाइटेड नेशंस को देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि इनको ये मैटर नहीं करता कि किसका जेनोसाइड हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना पीस खराब हो रहा है। बस यहाँ पर पार्टिकुलर कंट्री के इंटरेस्ट को देखा जा रहा है, पार्टिकुलर कंट्री के ख्याल को रखा जा रहा है। इसलिए ऐसे सेल्फिश मेंबर्स की वजह से ईरान जैसे देश इतना एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि एट द एंड इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा ही होगा। फिलिस्तीन तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया के एंगल से बोलो तो चाइना बार बार इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को वीटो कर देता है ताकि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट ना मिले। हालांकि मेजॉरिटी यही कहती है कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलना चाहिए, लेकिन एक पार्टिकुलर कंट्री आकर वीटो कर 140 करोड़ के आबादी वाले देश को रोक देता है। इस तरह से यूएन काम कर रहा है। और चाइना इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं देने की वजह कश्मीर भी है। ये चाइना की वजहों में से एक बड़ी वजह है, क्योंकि इंडिया कल को पीओके अक्साई चीन लेगा तो यूएनएससी की परमानेंट सीट इंडिया को बहुत काम आएगी। इंडिया के ऊपर अगर कोई यूएन में सैंक्शंस लगाना चाहता है तो हम उसको वीटो कर देंगे, क्योंकि पीओके एंड अक्साई चीन इट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब मैं फिलिस्तीन के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। यूएस ने इस वीटो का इस्तेमाल किया और फिलिस्तीन के यूएन के मेंबर बनने के सपने को बिगाड़ तो दिया। वीटो के बाद यूएस ने अपनी सफाई दी और ये कहा कि जी हम अब भी 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएसए समझता है कि फलस्तीन स्टेट यूएन के मेंबर से नहीं बल्कि सीधा सीधा नेगोशिएशन से आना चाहिए, नेगोशिएशन से यहाँ पर बननी चाहिए। अब ये नेगोशिएशंस कितने सालों से हो रही है दुनिया बेटर जानती है। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि फिलिस्तीन का यूएन में परमानेंट मेंबर बनने से कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। अगर होगा तो ये आपकी गलतफहमी है। ये रेजोल्यूशन असल फिलिस्तीन के प्रॉब्लम्स को हल ही नहीं कर सकता है, लेकिन ये फिलिस्तीनियंस को आज़ादी की उम्मीद देता है। तो जो लड़ाई फिलिस्तीन्स लड़ रहे हैं वो सेम उनके मेंबर बनने के बाद भी उन्हें लड़ना होगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यूएसए को इससे भी दिक्कत है, इजराइल को भी दिक्कत है। चाइना रशिया ने यूएसए के ये मूव को क्रिटिसाइज कर दिया। अब मेजॉरिटी में यूएन कंट्रीज फलस्तीन को एज अ कंट्री मानती है, लेकिन ये बात यूएन में कुछ माइनॉर कंट्रीज एक्सेप्ट होने से रोकती है। लेकिन रियलिटी में मेजॉरिटी मेंबर्स तो यूएन में फलस्तीन को परमानेंट सीट देना चाहती है। यूएसए ये बात क्यों नहीं करता? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यूएन पहले जितना रेलेवेंट था अब उतना नहीं है? यूएन में आज के टाइम पीस कम, पार्शियलिटी ज्यादा हो चुकी है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स अपने इंटरेस्ट के लिए वीटो करते हैं, यूएन के प्रोटोकॉल्स को भूल जाते हैं, आगे वाले का ख्याल नहीं रखते हैं, वर्ल्ड पीस एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब दुनिया को एक नए यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत है, स्पेशली एशिया के लिए। हाँ, अगर यूएन कुछ अपनी पॉलिसी बदल देता है तो वो अलग बात होगी। जैसे एक रेजोल्यूशन को पास किया जा रहा है, अगर
किसी परमानेंट मेंबर को उस रेजोल्यूशन को रोकना है तो उसे अपने वीटो के साथ साथ 1 या 2 वीटो की जरूरत होनी चाहिए। ये पॉलिसी यूएन को लाना चाहिए या फिर वीटो का गेम ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वीटो मेजॉरिटी मेंबर्स के आवाज को दबाने का काम करता है, पीस को खत्म करने का काम करता है। आपकी क्या राय है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।